नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले हम लोग बात किए थे समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। इस सिलसिले में पहले से ही तीन वीडियो हम लोग बना चुके हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्नोत्तर को हम लोगों ने देखा, पूर्व में जो पूछे गए थे। आज इसी सिलसिले में, इसी सीरीज का ये आज चौथा लेक्चर होगा, चौथा वीडियो होगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के उन प्रश्नों को जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि तैयारी शुरू कर दिया है डिकोड एग्जाम ने, और ये एक प्रयास है और अपेक्षा है आपसे कि आप इस तैयारी में अपना सब कुछ सर्वस्व झोंके हैं। तो डिकोड एग्ज़ाम आपकी सहायता के लिए हिंदी के भी आपसे, आपके टॉपिक से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम के टॉपिक से रिलेटेड कई वीडियोस बना चुका है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से, सामान्य त्रुटियां कहाँ कहाँ होती हैं, दिवाकर सर ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। और आज हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने शामिल नहीं किया है। उसके लिए वार्षिक एक वीडियो तैयार है समसामयिक का, 1 वर्ष का 2019-20 का जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्रमबद्ध तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से, उसकी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, समीक्षा अधिकारी लेक्चर 4। हम लोग जैसे ही प्रश्न को देखते हैं तो उस पर कमेंट के माध्यम से आपका भी सहयोग मिलता है, आपका भी साथ मिलता है। तो ये साथ निरंतर बना रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब ने। एक चीज समझना होगा कि सिजदा क्या है। पहले सिजदा को समझ लें। बलबन ने जो इसको शुरू किया था ईरानी मूल परंपरा के हिसाब से, ईरानी दरबारी के हिसाब से, तो साष्टांग दंडवत जो जमीन पर लेट करके प्रणाम किया जाता है, यह सिजदा होता था। और एक परंपरा उसने और शुरू किया था पायबोस की। पायबोस परंपरा में यह होता था कि राजा के पैर को, सुल्तान के पैर को चूमना होता था। जो भी दरबारी होते थे वो चूमते थे। तो सिजदा और पायबोस परंपरा बलबन ने शुरू किया था, क्योंकि बलबन के राज्य सत्ता की जो स्थिति थी, जो राज्य सत्ता उसकी आधारित थी, वो किस पर आधारित थी? रक्त और लौह की नीति पर आधारित थी। तो बलबन के इस सिजदा को किसने समाप्त किया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं। इसका आंसर है आंसर सी। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया। और इतना ही नहीं, शाहजहां ने एक काम और किया था कि शाहजहां ने जो पगड़ी पहनी जाती थी, उस पगड़ी में बादशाह की फोटो लगाई जाती थी। शाहजहां ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो सिजदा और पायबोस तथा पगड़ी में जो तस्वीर लगती थी बादशाह की, उसको भी इसने मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अच्छा, इसके बाद इन चीजों को जब उसने बंद किया तो कौन सी परंपरा शुरू किया? तो इस परंपरा का नाम दिया चहार तस्लीम। हालांकि आगे चल करके चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना बड़ा कठिन हो गया। तो किसने? शाहजहां ने सिजदा और पायबोस की प्रथा को बंद करके उसकी जगह पे चहार तस्लीम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि बेसनगर अभिलेख कहां था। पुष्कलावती, साकल, तक्षशिला या मथुरा? और इसका संबंध किससे रहा? तो इसका संबंध बी से, ऑप्शन बी है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, बेसनगर, विदिशा। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवा करके उसकी पूजा की थी। इसका मतलब यह है कि यह गरुड़ स्तंभ जो है विदिशा में जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसके माध्यम से यह पता चलता है कि यवन राजदूत तक्षशिला का हेलियोडोरस, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया। और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस की भगवान तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का संबंध हालांकि किससे था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शाक्त धर्म या शैव धर्म? किस धर्म को इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया था? मैं आपको एक हिंट देता हूं।
अजंता एलोरा की गुफाओं को जैसे ही हम लोग देखते हैं तो एलोरा की गुफाओं में जो 34 गुफाएं हैं उसमें तीनों धर्मों की कलाकृतियां हमको मिलती हैं और इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासक ने करवाया था। तो इस आधार पर अब जरा हमको बताइए कि किसको इसका धर्म, किस धर्म को इसका संरक्षण प्राप्त था। तो इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों के समय में ब्राह्मण धर्म का महत्व तो था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिकतर प्रचार प्रसार था और इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, क्यों प्राप्त था और इसके महत्व को हम लोग ऐसे देखेंगे कि अमोघ वर्ष का जो गुरु था वो जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की और उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति के पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की संख्या है। भक्ति के कितने रूपों का उदाहरण दिया गया है, 7, 9 या 8 या 10। तो कहीं ना कहीं नवधा भक्ति एक आता है, हमने तो आंसर ही बता दिया, खैर कमेंट में आप लोग बताएं नवधा भक्ति। तो हम लोग देखेंगे कि भागवत पुराण के अनुसार नवधा भक्ति की जो बात की जाती है वो 9 रूपों में भक्ति है और चूंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति की बात की गई और भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष कब हुआ, ये अपने उत्कर्ष काल में कब था, तो गुप्त समय में, गुप्त काल में ये अपने उत्कर्ष पर था और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी होते थे और इन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शक विजेता किसे जाना जाता है। शकों का जो प्रवाह उत्तर पश्चिम से हमारे देश पर हो रहा था, पश्चिम उत्तर प्रांतों से हमारे देश पर जो शकों का प्रवाह था, उन शकों के प्रबल प्रवाह को रोकने वाला राजा कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। कहीं ना कहीं ये सारे शासक गुप्त काल में है। इसका मतलब कि थोड़ा सा कनेक्ट करें आप लोग गुप्त काल से। गुप्त काल में जो वाह्य आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, उसके आधार पर इनमें से किसको शाकाहारी की उपाधि दी गई, जो शक विजेता कहलाया। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है सी, गुप्त सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया, चूंकि ध्रुव स्वामिनी का प्रसंग इसी में आता है। ध्रुव स्वामिनी के प्रसंग को जब हम लोग देखते हैं और शकों ने एक काफी घृणित अपमानजनक संधि करने के लिए कहा कि नहीं गुप्त शासक के पास कि आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए, हम चले जाएंगे, हम उन्हीं के लिए आए हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत रानी का भेष बना करके ये गए और शकों के शिविर में जाकर के शकराज को इन्होंने मारा और वहां से इन्होंने भगाया। तो इसके बाद इनको शकारी कहा गया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अनेक उपाधियों में एक उपाधि शकारी की भी थी और उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे राज्य व्यवस्था से है कि भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, आगे ब्लैंक है, ब्लैंक में ये 4 कथन हमारे पास हैं। इन 4 कथनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि उपराष्ट्रपति का संबंध किससे है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, अच्छा। तीसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपदस्थ हो जाए, अनुपस्थित हो जाए या कुछ भी हो तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब प्रश्न यह है कि कौन सा कथन सही है, 1 या 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 तथा सभी चारों सही हैं। क्या सही है आप लोग थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आइए इसका आंसर देख लिया जाए। इसका आंसर है डी और इसके अनुसार उपरोक्त चारों कथन सही हैं। अब चूंकि थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लें कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा इनकी व्याख्या की गई, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और थोड़ा सा आगे हम लोग देख लें कि भारत का राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है
और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन तत्व नहीं है? क्या मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आंसर डी होगा। इसलिए आंसर डी होगा क्योंकि अब ये बच्चों के मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में ये शामिल कर दिया गया है। तो आइए इसकी पूरी व्याख्या हम लोग देख लें कि संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु पहले यह था, लेकिन जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत 600, तो जब यह मूल अधिकार बन गया तो इसके जगह पे क्या हुआ, तो 600 देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया। किसमें? अनुच्छेद 45 में, जिसकी जगह पे ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया? किसने आजादी के समय किस, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसने संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन या बेबेल योजना? तो थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें आता है सी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 29 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। और इसमें कौन कौन था? तो ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एबी एलेक्जेंडर और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स। और मिशन के घोषणा के समय इनके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। और इसी घोषणा के और इसी उद्देश्य के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। और मिशन के प्रस्तावों के अनुसार चूंकि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था, इसका मतलब यह है कि इसका संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कौन सा अधिनियम? ये जो अधिनियम हमारे दिए गए हैं 1909, 1919, 1935, 1947, किस अधिनियम ने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन का विचार आरोपित किया था या अधिरोपित किया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, 1935 या 1947। मैं इसलिए समय ले रहा हूं कि आपके कमेंट का मुझे इंतजार है, इसलिए मैंने समय लिया। चलिए ठीक है, 1935 के अधिनियम को थोड़ा सा हम लोग देख लें कि क्या है इसमें। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था और इसी के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का काफी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो कानून पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया, वो किस वर्ष में था? 1947 में, 1976 में, 1979 में या 1980 में? तो इसका सही आंसर है बी के अनुसार 1976 में यह पारित किया गया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में, अनुच्छेद 23 का परिप्रेक्ष्य इसका सोर्स रहा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का। और केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं इसका उद्देश्य नहीं रहा, अपितु उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था। उनको बंधुआ मजदूरी से अपने मुक्त तो कर दिया, फिर आगे उनकी आजीविका का क्या स्रोत होगा, तो इसकी भी व्यवस्था करनी है। किसके अंतर्गत? 1976 में जो अधिनियम बना, अधिनियम का नाम था बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। नेक्स्ट, और इसका आधार क्या था? यह कहां से मिला हमें? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा का जो कंसेप्ट था किस अनुच्छेद को पूर्णतया लागू करने के लिए? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा अनुच्छेद रहा जो हमसे छूट रहा है, या वो पूरी तरह से लागू नहीं है, या कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे हैं। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर है हम लोगों के पास सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यह है कि राज्य उपर्युक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या तो कोई विधान बनाए या कोई संगठन बनाए या अन्य रीति से कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये इतनी चीजें किसमें कही गई? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये बातें कही गई। और कहीं न कहीं मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि मनरेगा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्र की अवधारणा क्या है? तो गणतंत्र की अवधारणा के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो गणतंत्र की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है, उसको हम लोग देखेंगे कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यानी सारी शक्ति जनता में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। यह भी मुझे लगता है कि सही है कि एक ऐसा राज्य जिसमें जनता सर्वोपरि हो और जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति जनता ने किसी को सौंप दिया, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, यह गणतंत्र की मूल भावना के विपरीत है, प्रतिकूल है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे आंसर सी। बाकी विकल्प हमारे सही है गणतंत्र की अवधारणा को लेकर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो धन विधेयक से ये दो, लेकिन क्या जुर्माना या अर्थदंड ये तो एक तरीके की आपत्ति ही है। ये मुझे लगता है कि ये धन विधेयक में कैसे आएगा? खैर आइए, आपके हिसाब से क्या है, थोड़ा सा इसका आंसर हम विचार कर लिया जाए। हाँ जी ठीक, आइए इसका आंसर अब देख लेते हैं हम लोग। डी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया। ये जो फैक्ट है इसको आप लोग देखते चले, क्योंकि प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएंगे, प्रश्न आपके इसी में से आएंगे, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। इसलिए डिकोड एग्जाम की पूरी टीम ने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो व्याख्या दिया है, उस व्याख्या में प्रयास किया गया है कि अधिकतर चीजें आपके पास संगठित तरीके से पहुंचे, सुंदर तरीके से पहुंचे और आसान शब्दों में पहुंचे। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। और इसके तहत कहा क्या गया कि कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल है, लेकिन जुर्माना और अर्थदंड से संबंधित उपबंध ये इसमें शामिल नहीं है। ये तो आपातकाल हो जाएगा ना, कहीं आप जा रहे हैं और आपको जुर्माना भरना पड़े, अर्थदंड भरना पड़े, तो इसकी तो प्लानिंग आपने किया ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ये दोनों लोग शामिल हैं या 1 2 3 लोग शामिल हैं या चारों लोग शामिल हैं? कौन कौन शामिल है संसद के अधिकारियों में? तो इसका अर्थ ये है कि ऑप्शन डी सही है। और संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो अनुच्छेदों को भी हम लोग देख लें। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष,
तथा अनुच्छेद 98 के अंतर्गत संसद का सचिवालय। इस प्रकार सभी विकल्प, चारों विकल्प इसमें शामिल हैं। कौन किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका अधिकारी है वो आपके सामने स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एवं मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है? तो इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है सी, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस का एक फार्मूला हमने देखा, एक परिभाषा हमने देखा बायोगैस का। अब बायोगैस के मुख्य संघटक में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 50.75% तक मीथेन पाई जाती है गोबर गैस या बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की पहचान करिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। इसका रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, यह किसका रूप है? हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। तो यदि इसमें से किसी एक का हमको आंसर पता होगा तो यहाँ जो कूट दिए गए हैं, हम लोग इसके पहले के वीडियो में भी काफी अभ्यास किया है हम लोगों ने इस ट्रिक का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक आपके लिए काफी लाभकारी होगा और स्पष्ट रूप से ये आपके सामने। थोड़ा सा इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत समय नहीं है, केवल 5 से 10 मिनट। हाँ जी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा बी। अब थोड़ा सा सही सुमेलन देख लिया जाए कि हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर वही है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के संबंध में हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये हार्मोन है और ये स्रावक ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है उसको हम लोग देख लें। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। इसमें कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के विषय में हम लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं थायरॉक्सिन, ये तो कंफर्म है कि ये अपने नाम के आधार पर यह किसके साथ सुमेलित होगा? ये अपने नाम के आधार पर 1 के साथ होगा। तो अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि सी का 1 किस में है। तो सी का 1 तो 2 ऑप्शन में आ गया। इसका मतलब यह है कि ये सी और डी हमारा ऑप्शन से बाहर है। अब हमको इसी 2 में से अपना उत्तर तलाशना है, इसी 2 में से कोई उत्तर होगा। सी का ये हो गया। अब इंसुलिन की बात करते हैं हम लोग। इंसुलिन के विषय में काफी जानते हैं। इस समय तो शुगर की बीमारी ने इंसुलिन को काफी चर्चित कर दिया, लेकिन इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन निकलता कहाँ से? तो इंसुलिन का संबंध कहीं ना कहीं अग्नाशय से है। तो अब हम लोग देखते हैं डी का 2 ले भाई, यहां भी है डी का 2। इसका मतलब कि एक कदम और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। अब इन दोनों में से हमें देखना है। तो एक इसमें महिला ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा पुरुष ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रोजेस्टेरोन को हम जैसे ही देखते हैं, यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 एकमात्र ए में है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं और सही सुमेलन हम लोग देख ले। मुझे लगता है कि यह ट्रिक आपके लिए काफी लाभदायक होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड और इंसुलिन अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर वही है, सुमेलित करना है। इधर रोग है और इधर कारण है। किस विटामिन की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी। किस विटामिन के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लें। इसका आंसर रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी और बेरी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संस्थाएं और स्थान, कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है? तो मैं पढ़ता हूं, अब देखिएगा। इसरो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, या IUCA पुणे में स्थित है, या IUAC बेंगलुरु में, या BSCC नई दिल्ली में। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, इसरो के विषय में तो हम लोग जान रहे हैं, इसरो तो यहां होना चाहिए। अब इसमें जैसे ही हम देखते हैं कि ए का 3 कहाँ है, तो ए का 3 तो 2 ऑप्शन में मिला, ए और डी। इसका मतलब कि ये बी और सी हमारे मतलब का नहीं है।
अब ए और डी में से बाकी के ऑप्शन आप जरा हमें बताएं। चलिए इसका अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर इसरो बेंगलुरु, IUCA नई दिल्ली, IUAC पुणे। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ केवल इतने में अंतर है, ये CA और ये AC, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। CA नई दिल्ली, AC पुणे, VSCC तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषित किया जाता है कुछ भाग वृक्षों के द्वारा, कवक द्वारा, फफूंद द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण का कुछ जो शोषण होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान लें कि बैक्टीरिया जीवित पदार्थ, जीवित प्राणी है। ये एक बड़ा छोटा होता है, ये एक कोशिकीय जीव है, और चूंकि ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव है, और ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थ में, जल में, भूपर्पटी में, या यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतु के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित रसायनों में से किस का फल, ये जो रसायन दिए गए, किसका प्रयोग किया जाता है फल को पकने में। तो इथेफान, मेलाथियान, आइसोप्रोटोन या एट्राजिन। इसका सही आंसर होगा ए, इथेफान रसायन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मेलाथियान एक तरीके का कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या व्यतिकरण पर। देखिए इसमें इन चारों शब्दावलियों को विज्ञान की भाषा में हम लोग डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग केवल ऑप्शन की बात करेंगे कि इसमें सही क्या है। तो प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सिद्धांत क्या है? प्रकाश के कार्य करने का, प्रकाशिक तंतु के कार्य करने का, प्रिज्म के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक के निर्मित उत्पादित पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और चूंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, प्रकाश ऊर्जा का इसमें नुकसान नहीं होता। अम्ल वर्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा क्यों होती है? अम्ल वर्षा में कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का कारण है, और वायु प्रदूषण में वायु में संघटकों की संख्या जब बढ़ जाती है, वो संघटक कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। 5.0 pH मान से कम वाली वर्षा अम्लीय एसिड रेन कहलाती है। मतलब जो वर्षा का मान है 5.0 pH मान से यदि कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसमें अम्लीय अवसाद भी, इसे अम्लीय अवसाद भी आप कह सकते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये गैसें निकलती कहाँ से? रिफाइनरीज, खनिज तेलों व कोयला आदि के जलने से ये गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और इन अम्लों के वर्षा के साथ घुल जाने से वर्षा की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय वर्षा से समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रेन, आप लोग भी ट्रेन में सफर करते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, जैसे ही ट्रेन चलती है तो ट्रेन में बैठे हुआ आदमी पीछे झटका खाता है। क्यों झटका खाता है? इसका कारण है शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ए। कॉमन रूप से हम सभी लोग जानते हैं। क्यों? तो थोड़ा सा न्यूटन के सिद्धांत को जो मित्र हमारे नए हैं उसको थोड़ा सा, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन बस बात यह है कि हम ध्यान नहीं दिए हैं कि इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने जाना कि जब स्थिरता का जड़त्व है तो न्यूटन के गति का सिद्धांत में हम लोग देख लें। प्रथम नियम के अनुसार क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, और इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी तरह से ट्रेन में यदि
अब चूंकि जड़त्व की अवस्था में है, ट्रेन में असावधानी से बैठे हुए हैं और पीछे की ओर जैसे ही ट्रेन एकाएक गति करती है आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो तो गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो जड़त्व यानी स्थिर रहता है और जैसे ही गाड़ी चलती है ऊपर का स्थिर हिस्सा झटका खाता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? दृश्य, पराबैंगनी, अवरक्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा बड़ा शुद्ध हिंदी में है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि टीवी को आप जब रिमोट से चलाते हैं तो वो सेंसर जो काम करता है उसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो किसका प्रतिरूप है? अरे भाई आप दबाते हैं ना रिमोट दबाते हैं, उसमें सेंसर काम करता है, टीवी का चैनल बदल जाता है, ऑफ ऑन हो जाता है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये किसका प्रतिरूप है, किसका प्रभाव है? दृश्य का, पराबैंगनी का, अवरक्त का या इसमें से किसी का नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अवरक्त किरणों का प्रभाव है कि दूरस्थ नियंत्रण या बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करना हो तो इसमें किसका प्रभाव होता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जैसे ही देखेंगे कि हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, चूंकि इसका आंसर तो हम नहीं बताएंगे। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में कि हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण से, वायुमंडल में नमी के कारण या ओजोन परत के कारण। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध इससे है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन या ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं, और चूंकि इनके प्रभाव से, इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के टेम्परेचर पर असर पड़ता है। इसमें क्या क्या आता है? ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या आता है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तमिलनाडु ने, पहला कथन यह है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में यानी 40 साल की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया। ठीक है, भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। ठीक है, नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। नगरीय केंद्रों की जो संख्या सबसे बड़ी संख्या वो फोर्थ कैटेगरी में आती है। पांचवी तथा छठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 5% से अधिक भाग रहता है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? आइए अब इसका आंसर जरा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी। अब आंसर सी के अनुसार इसकी व्याख्या जब हम देखेंगे तो तमिलनाडु ने 1961 से लेकर के विगत 40 वर्षों में 2001 के दौरान नगरीकरण के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि तो अंकित किया, सही है, 17.17% का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 55,400 का है। नगरीय केंद्रों की सर्वाधिक, नगरीय केंद्रों की संख्या कितनी है? 1560, और यह सर्वाधिक संख्या चतुर्थ श्रेणी में है, यह भी सही है। पांचवी तथा छठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 3% अधिवासित है, 3% ही निवास करता है, न कि 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। किसी एक क्षेत्र के प्ररोहण में, वहां जो लोग रहते हैं, एक समय के अंतराल में, एक समयांतर में जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? जीवोम कहेंगे, अनुक्रमण कहेंगे, पोषण स्तर कहेंगे या चरम अवस्था कहेंगे। तो इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लें, तो इसका आंसर है बी कि एक क्षेत्र के प्ररोहण में समय अंतराल पर जो परिवर्तन होता है उसे तो अनुक्रमण कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जियोम के बारे में हम लोग जान ले कि जियोम या बायोम क्या है। धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को जियोम या बायोम कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूभाग, निवासी जीवों विशेषकर पौधों और वृक्षों की समानता हो, एक समानता हो, वो जीवो या बायोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है,
यह किस तरीके का प्रथम गांव है? इसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला यह पहला गांव बना। वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा डी, रामपुरा गांव जिसने अपना सौर ऊर्जा लगाया और पहला गांव बना, वह उत्तर प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? यहां सीधे सीधे प्रकाश वर्ष की परिभाषा पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एक समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। निस्संदेह है इसका ऑप्शन बी सही है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष का ये मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वाधार योजना क्या है? अद्वितीय पहचान हेतु पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। स्वाधार का योजना का मतलब आधार योजना नहीं, स्वाधार योजना। आइए इसको हम लोग इसका आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यह महिलाओं के कठिन परिस्थिति के लिए लाभदायक है। और यह किस किस चीज़ों का इंतजाम करता है? तो यह भोजन, कपड़ा, आवास और स्वास्थ्य तथा परामर्श व्यवस्था की व्यवस्था करता है। परामर्श व्यवस्था इसमें शामिल है, परामर्श भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया, वह अवधारणा क्या है? अब भाई भारत में क्यों पर्यटन करने के लिए आएंगे, क्यों घूमने के लिए आएंगे? और चूंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है, तो इस उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा स्लोगन दिया, कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया? ईश्वर का देश, पूर्व का मोती, सुंदर भारत या अतुल्य भारत? तो ये जागरूक लोगों के लिए तुरंत का आंसर है, इसलिए हम समय नहीं लेंगे, तुरंत इसका आंसर हम लोगों के पास है अतुल्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में स्थापित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष थे। कौन था? पेट्रोलियम पदार्थों के पोषणीय मूल्य के संदर्भ में जो स्थापित किया गया, उस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन थे? सीताराम येचुरी, भारत झुनझुनवाला, युद्धवीर रेड्डी या किरीट पारिक? मुझे लगता है कि किरीट पारिक का नाम हम सभी लोगों ने सुना है, तो इसका सही आंसर होगा किरीट पारिक। पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्य के संदर्भ में योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और जिसने फरवरी 2010 में अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीओपीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीओपीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पूर्ण रूप का मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन के अनुसार क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या कम्युनिकेबल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फैरेंजियल डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, सही आंसर है डी। थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जान लें कि इसको और किस किस नामों से हम जानते हैं। सीओपीडी को और किस किस नाम से जानते हैं? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज यानी कोल्ड या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज यानी COAD या क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन CAL और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज CORD के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, ईरान के कंप्यूटरों में जो पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया? स्टक्स नेटवर्क। ये क्या है? ये क्या है? ये वायरस है या नाभिकीय सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करने का एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है या हैकिंग को प्रभावित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है या BPO का कार्य लेने की एक विधि है? तो इसका आंसर होगा बी कि ईरान के कंप्यूटर में जो पकड़ा गया ये नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक दोषपूर्ण प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? किसका संबंध किससे है?
ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से अब ये अकाट्य सत्य है कि आल्हा का संबंध तो महोबा से है, कजरी का संबंध मिर्जापुर से है। अब बच गए दो, इनका संबंध किससे है? और एक ही सुमेलित नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां कर्मा का संबंध मथुरा से न होकर के कर्मा का संबंध सोनभद्र से होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का एंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है, कहां अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री में, गोवा में, गंगोत्री में या मैत्री में? दक्षिण अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? भारत का। तो इसका सही आंसर है सी। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु महासागर विभाग द्वारा गोवा के समीप वास्को डी गामा में राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र को सितंबर 1998 में स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नवंबर 2010 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी पिछली सदी की जो 25 सर्वाधिक महिलाओं की जो सूची थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को किस स्थान पर रखा गया? 8वें, 9वें, 10वें या 11वें? तो इसका सही आंसर होगा बी। चूंकि इस पत्रिका में भारत की तरफ से दो शक्तिशाली महिलाओं का नाम दिया गया था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा का नाम था, और इंदिरा गांधी का स्थान 9वां था पिछली सदी के 25 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलन करने का है। एक तरफ जो है हमारे पास कलाएं हैं, दूसरी तरफ कलाकार का नाम है, किसका संबंध किससे है? और इसके बाद इसका हम लोग इसी कूट में देखेंगे। तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक अभ्यास किया था, उसी पद्धति को हम लोग देखेंगे। तो यदि हमें याद होगा तो ख्याल का संबंध कहीं ना कहीं सूरज खान से, पखावज का संबंध पंडित अयोध्या प्रसाद से। तो अब ये दो मिल गए, तो ए का पहला और बी का दूसरा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन कहीं किसी में, सॉरी, बी का तीसरा, क्योंकि पंडित अब यहां पर हम देखते हैं कि ए के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, ए और सी, लेकिन बी पखावज का जो संबंध है ये तीसरे नंबर पर है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पर यहां है, इसका मतलब बी और डी तो पहले से ही साफ हो गए हैं, सरेंडर। ए और सी में से हमें सेलेक्ट करना था, तो ए में भी अब चूंकि बी का जब पखावज ये तीसरे नंबर पर है तो ये यहां कट गया, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी के अनुसार ख्याल का संबंध यदि सूरज खान से है तो पखावज का संबंध पंडित अयोध्या प्रसाद से। तो बीड़ा वादन का संबंध किससे होगा? बीड़ा वादन का संबंध सादिक अली से होगा, और तबला का संबंध किससे होगा? बीरू मिश्रा से। आइए इसका सही सुमेलन देखते हैं। तो इसका सही सुमेलन है ख्याल सूरज खान, पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद, बीड़ा वादन सादिक अली और तबला बीरू मिश्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नवंबर 2010 में दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा कहाँ घूमने गए थे, क्या देखने गए थे भारत में? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या लाल किला? तो इसका सही आंसर है ए। नवंबर 2010 में अपने छोटे से प्रवास के दौरान बराक ओबामा हुमायूं का मकबरा देखने के लिए गए थे, और जब ये आए थे तो इन्होंने रक्षा एवं व्यावसायिक सौदों से संबंधित विभिन्न समझौतों को अमली जामा पहनाया, और अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान वो हुमायूं का मकबरा देखने के लिए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नवंबर 2010 में भारतीय अमेरिकी निक्की हैली गवर्नर चुनी गई थी। कहाँ की गवर्नर चुनी गई थी? इलिनॉय की, उत्तरी कैरोलिना की, या साउथ कैरोलिना की, या वर्जीनिया की? तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हम लोगों को, हालांकि ये उस समय के सामयिक क्वेश्चन रहे, लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सी, और ये किस पार्टी से थी? रिपब्लिकन की सदस्य निम्रता निक्की रंधावा हैली 2010 में साउथ कैरोलिना की 116वीं गवर्नर चुनी गई थी। ये हम भारतीयों के लिए काफी गर्व का विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फिर वही है कि इधर रचनाएं हैं, इधर रचनाकार हैं। इन रचनाकार का संबंध इसमें से किस में है?
तो निश्चित रूप से रसखान को हम जोड़ते हैं, रसखान को हम लोग हिंदी साहित्य में जोड़ते हैं ना। रसखान को कृष्ण भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध कवि रसखान, इनको हम, अरे इनका एक दोहा भी आता है कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, उद्धव प्रसंग, गोपी और उद्धव का। तो हिंदी साहित्य में रसखान। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ए कहाँ कहाँ है, तो ए का 1 2 में आता है, इसका मतलब बी और सी का ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब उर्दू को हम लोग देखेंगे, ठीक है, उर्दू हमें नहीं पता है। संगीत एवं नृत्य कला, तो संगीत और नृत्य कला कहीं ना कहीं सविता देवी से इनका संबंध है, तो सी का तीसरा हम देखते हैं, तो यहां सी का तीसरा हमें यहां मिलता है, यानी कि यहां हमारे पास ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां एक ऑप्शन तो यहां था, लेकिन जब सी का तीसरा हम देख रहे हैं तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसके आधार पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा। अब सही आंसर हम लोग देखेंगे इसका। ये देखिए एक ट्रिक है कि आपके पास सारे ऑप्शन नहीं याद हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 1 या 2 ऑप्शन याद है तो भी आप उस तरीके से इसको आजमा सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए काफी लाभदायक होगी। और हिंदी साहित्य का संबंध रसखान से सही है, आंसर ए सही है। उर्दू का संबंध ज्ञानचंद्र जैन से, लेकिन नृत्य कला का संबंध जो हमने देखा सविता देवी से, और केवल हिंदी साहित्य और संगीत तथा नृत्य कला के संबंध को हम लोगों ने देख करके इसे क्लासिफाई किया था, और चित्रकला का संबंध सतीश चंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन 3 प्रदर्शन कला शैलियों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अविचारणीय सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। मतलब कि इस पर कोई विचार नहीं करना, यह सांस्कृतिक धरोहर है और इसको शामिल करो, इनका संरक्षण करना चाहिए। वो कौन कौन सी है? केरल का मुड्डियेट, राजस्थान का कालबेलिया, पूर्वी भारत का छऊ और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कौन कौन सा इसमें है? तो इसका जब हम उत्तर देखते हैं तो पता चलता है कि उत्तर इसका डी, और डी उत्तर के अनुसार 250 वर्ष पुराने मुड्डियेट डांस ड्रामा, पूर्वी भारत की छऊ नृत्य। अब एक क्वेश्चन यह है कि छऊ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और संगीत को, इन 3 को यूनेस्को ने मानवता की अविचारणीय सांस्कृतिक धरोहर में इसको सम्मिलित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान ने वैश्विक भूख सूचकांक 2010 की घोषणा अक्टूबर 10 को की है, जिसके अनुसार भारत का स्थान कहाँ है? 2010 में जो घोषणा हुई थी किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान ने। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 65वां है, 66वां है, 67वां है या 68वां है? चूंकि ये डेटा 2010 का है, अपडेट नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ से भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अपडेट अद्यतन जानकारी के लिए, अद्यतन समसामयिकी के लिए एक वार्षिक वीडियो बना करके चैनल पर प्रसारित किया गया है, चैनल पर डाला गया है। आप उसको जाकर के पूरे 1 वर्ष का क्रमबद्ध तरीके से कई टॉपिक को उसमें डिस्कस किया गया, बड़े बढ़िया तरीके से क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस किया गया है। आइए अब इसका आंसर हम लोग लेते हैं। तो इसका आंसर है सी के अनुसार भारत 84 देशों की सूची में 67 पोजीशन पर है, जबकि अक्टूबर 2015 में जब ये सूचकांक जारी हुआ तो भारत का स्थान 80वां स्थान रहा 84 देशों में। 2010 में ये 67वां था, लेकिन 5 साल के बाद ये 80वें स्थान पर पहुंचा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 17वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2010 के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ भाई? बैंकॉक में, जकार्ता में, हनोई में या सिंगापुर में? आसियान शिखर सम्मेलन तो संपन्न हो गया 2010 का, लेकिन कहाँ संपन्न हुआ? यह जटिल प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम लोग देख ले। आप लोगों के लिए भी काफी आसान है। 17वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2010 के अंतिम सप्ताह में हनोई में संपन्न हुआ, जबकि 28वां एवं 29वां शिखर सम्मेलन 6-8 सितंबर 2016 के मध्य लाओस में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऐसा नहीं है कि उत्पादक है, नहीं है। तो इसमें क्या क्या दिया है? आलू, गेहूं और गन्ना और फूल। क्या सही बात है?
उत्तर प्रदेश में फूल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तो इसका तो स्पष्ट रूप से आंसर पता है कि नहीं, इसका यही आंसर होगा। आइए डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। गन्ना मिल यह सिद्ध करती है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें यह सिद्ध करती है कि नगदी फसल में गन्ना की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी यह सिद्ध करती है कि आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि यह भी स्पष्ट करती है कि यहाँ गेहूं की पैदावार भी काफी व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन फूल के मामले में तो हमारा ऑप्शन है यहाँ ए, फूलों का उत्पादन हमारे यहाँ व्यापक स्तर पर नहीं होता। उत्तर प्रदेश में फूलों का उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अब देखिए यहाँ प्रादेशिक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ आप अवेयर हो जाइए। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग विश्व और तमाम चीज़ों की बात किए, राज्य व्यवस्था की बात किए, प्राचीन इतिहास की बात किए, तो आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने का सीधा सा अर्थ ये है कि आप उन टॉपिक्स को पहचानें और आप बार बार इस वीडियो को देख करके आप ये देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया। तो अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से देखा। देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी भूमिका है, आपको ये समझना पड़ेगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले के भी 3 वीडियोस डाले जा चुके हैं, वहां भी जाकर के आप देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्रैक करना है, तो ये चीज आपके पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। एक ही तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ है? ओबरा में, पनकी में, नरौरा में या हरदुआगंज में। तो नरौरा काफी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है और इसकी पहली इकाई कब स्थापित हुई थी भैया? 12 मार्च 1989 को संचालित की गई, जबकि दूसरी इकाई 24 अक्टूबर 1991 को आरंभ हुई। नरौरा परमाणु केंद्र ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको देख लें कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर है सी कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी और यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह प्रश्न कई बार हम लोगों ने देखा है, चूंकि हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों को पर चर्चा कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित भी हमारे पास जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हमें पढ़ लेना चाहिए। और चूंकि इस सिलसिले में हम लोग ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका निसंदेह आंसर होगा बी। अनडाउटली उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसको हम लोग अपने पूर्व के वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। विश्वविद्यालय आयोग जो अंग्रेजों के समय में हुआ, इसकी संकल्पना इसकी शुरुआत कब हुई थी जी? ये कमेंट बॉक्स में हम आपसे इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई 1887 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चूंकि अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी हम लोग जान लें, वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में हुई। और चूंकि इसकी स्थापना से मदन मोहन मालवीय जी का जितना बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं मदर टेरेसा का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मदर टेरेसा का श्रीमती एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना वर्ष 1965 में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज लगभग 50 क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों का साथ बड़ा अच्छा रहा।
आज का वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए कितना जागृत करने वाला रहा, कितना सहयोगी रहा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।